नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। अमृतसर पहुंचने पर हॉकी चैंपियंस का जोरदार स्वागत किया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रगट सिंह ने खिलाड़ियों को पूरे गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया है। पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ी अमृतसर पहुंच चुके हैं। महिला हॉकी टीम की भी एक खिलाड़ी उनके साथ मौजूद थी। थोड़ी देर बाद दरबार साहिब में सभी खिलाड़ी नतमस्तक होंगे। एसजीपीसी द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। दरबार साहिब से जालंधर के लिए रवाना होंगे सभी खिलाड़ी। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी है पुरुष हॉकी टीम। ओलंपिक में 11 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ये मेडल अपने नाम किया है, भारत के नाम किया है। और यही वजह है कि लगातार गर्मजोशी के साथ इन खिलाड़ियों के स्वागत की प्रक्रिया लगातार जारी है। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। अब अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इन खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रगट सिंह ने सभी खिलाड़ियों का पूरे सम्मानजनक तरीके से गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया। पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ी अमृतसर पहुंचे, जहां पर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ नाच गाने के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया है। महिला हॉकी की टीम भी एक खिलाड़ी भी उनके साथ यहां पर मौजूद थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद दरबार साहिब जाएंगे सभी खिलाड़ी और यहां पर गुरु दरबार में नतमस्तक भी होंगे। तो अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर पूरे गर्मजोशी के साथ यहां प्लेयर्स का स्वागत किया गया है। भांगड़ा डाला गया है, गिद्दा डाला गया है। तो अपने अपने तरीके से यहां पर भी खिलाड़ियों का पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर में सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अमृतसर हॉकी के चैंपियंस पहुंच चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया है, नाच गाने के साथ स्वागत किया है। आपको बता दें कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पुरुष हॉकी टीम वापस अपनी धरती पर लौट आई है। वेलकम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये प्लेयर्स अमृतसर पहुंचे, यहां पर बड़े ही जोरदार तरीके से पूरे गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया गया। प्रगट सिंह इनके वेलकम के लिए यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि ओलंपिक में 41 साल बाद भारत के नाम ये खिताब हुआ है और इस खिताब की वजह बनी है पुरुष हॉकी टीम। और यही वजह है कि लगातार पूरे गर्मजोशी के साथ खिलाड़ियों का पूरे सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है। अभी एसजीपीसी द्वारा भी खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ये खिलाड़ी हैं ये गुरु के दरबार में नतमस्तक होंगे, अरदास करेंगे। तो तस्वीरें अमृतसर की आपके सामने। तो ओलंपिक चैंपियन की इनाम राशि में भी इजाफा किया है। पंजाब सरकार ने इनाम राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। 11 पुरुष हॉकी के खिलाड़ियों को मिलेंगे 2 करोड़ 51 लाख रुपए। सरकार ने पहले 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज को भी सरकार ने 2 करोड़ 51 लाख देने का ऐलान किया है। 2 महिला हॉकी की खिलाड़ियों के लिए भी इनाम राशि का ऐलान किया गया है। गुरजीत कौर, रीना खोकर को 50-50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डिस्कस थ्रो फाइनल में पहुंची कमलप्रीत को भी 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। पंजाब के बाकी खिलाड़ियों को 21-21 लाख सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। कल चंडीगढ़ में सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम, कैप्टन और राज्यपाल इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। खिलाड़ियों को 32 करोड़ 67 लाख की इनाम राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो चैंपियंस का जो उत्साहवर्धन है वो हर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने भी यही वजह है कि इनाम राशि को बढ़ा दिया है, ताकि पंजाब के जो प्लेयर्स हैं, पंजाब के जो खिलाड़ी हैं, उनका जो हौसला अफजाई है वो पुरजोर तरीके से हो सके। और यही वजह है
कि 11 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को अब सरकार 2,51,00,000 रुपए देगी। इसके साथ ही सरकार ने पहले 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब 2,51,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, इनाम राशि दी जाएगी। और ये खिलाड़ी है गुरजीत कौर और रीना खोकर, जिन्हें 50-50 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिस्कस थ्रो में फाइनल में पहुंची कमलप्रीत को भी सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा और उन्हें 50 लाख की इनाम राशि के साथ सरकार सम्मानित करेगी। पंजाब के बाकी खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन पुरजोर तरीके से किया जाएगा और यही वजह है कि सरकार ने इन्हें 21-21 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कल चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का एक भव्य आयोजन पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें सीएम, कैप्टन और राज्यपाल इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद सोनीपत की खिलाड़ी अपने घर पहुंच गई हैं, जहां सोनीपत पहुंचने पर खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तीनों खिलाड़ियों के स्वागत में सोनीपत जिले के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और तीनों खिलाड़ियों का यहां पर फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों ने यह कहा है कि इस ओलंपिक में देश में एक बार फिर हॉकी का नाम जिंदा हो गया है और हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हम आगे जाकर कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं इस बार मेडल की कमी रही है, अगली बार मेडल वापस लेकर ही घर लौटेंगे। हमारा पहला ओलंपिक था तीनों का और काफ़ी एक्साइटेड थे, बट हम पहले 3 मैच हारे तो टीम काफ़ी डिमोरलाइज हो गई थी। उसके बाद हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मैच बाय मैच जाएंगे, एक मैच खेलेंगे और हमने फिर हर एक मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीत के और काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमें यही था कि हम हर टीम से कम्पीट कर सकते हैं। पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना मोटिवेट किया सबने। इवन हमने 3 मैच लूज़ किए थे, उसके बाद हमने विन किया, उसके बाद हमने कम बैक किया। वो हमारे लिए ऐसा टाइम था कि हमने कम बैक किया और उसके बाद 41 ईयर्स के बाद हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एटलीस्ट हम लोगों ने बच्चों को इंस्पायर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये पहले तो मैं सोनीपत का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया और आप लोगों का इतना प्यार देख के मैं तो आपका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो एक तरफ खिलाड़ियों के जीत के जश्न की स्वागत की तैयारियां हैं, पुरजोर तरीके से हर तरफ इनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थान 22 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। पर्यटकों के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी बताया गया है। अब इंटर स्टेट बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही आज स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी आएंगे, लेकिन कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। 5वीं और 8वीं के छात्रों के डाउट सेशन भी नहीं होंगे। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थान 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए डाउट सेशन नहीं किए जाएंगे। आज से स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये अहम फैसले लिए गए हैं और इसी तरीके के फैसले यहाँ पर पर्यटकों के लिए लिए गए हैं, बच्चों के लिए लिए गए हैं, स्कूली बच्चों के लिए लिए गए हैं। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गया। रणबीर, कई अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें एक अहम फैसला है पर्यटकों को लेकर, अहम फैसला है बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो और क्या कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं? जी हाँ, देखिए लगातार जो है केसेस पिछले काफी समय से बढ़ रहे थे। जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसकी दस्तक ये मानी जा रही है कि जो पिछले 10 से 12 दिन बीते हैं उसमें केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और पिछले कल की अगर हम बात करें, केसेस जो है 419 नए मामले सामने आए हैं और जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या 300 से ज्यादा है। तो ऐसे में कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया। हालांकि राज्य सरकार इस पक्ष में थी नहीं। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था
कि जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं, अब इतनी जल्दी जो स्कूलों को बंद करना जो है सही नहीं होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दी गई कैबिनेट की बैठक में, और उस पर जो है विचार किया गया कि अभी अगर ये कड़े कदम नहीं उठाए गए, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर, जो धार्मिक स्थल है उनको लेकर, और जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल आते हैं उनको लेकर अभी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, तो जो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरी लहर के दौरान जो हालात पैदा हुए थे वो अब फिर से ना हो। इसी के चलते जो है ये जो है फैसला लिया गया है। 22 अगस्त तक सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जो पर्यटक है जो बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे थे, हालांकि राज्य सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे पहले की जो RT-PCR की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव लाने के लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई थी। अब इसे जो है अनिवार्य कर दिया गया है, और जो इंटरस्टेट जो बसेस है वो भी 50% क्षमता के साथ चलेगी। कोविड प्रोटोकॉल जो है उसकी पालना जो है करनी पड़ेगी। इसलिए राज्य सरकार ने ये जो है अहम फैसले लिए हैं, क्योंकि विधानसभा में ये सत्र के दौरान ये बैठक हुई है। इसकी सूचना जो है आज आधिकारिक तौर पर पहले सदन में राज्य सरकार देगी। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमाचल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पाबंदी लगती हुई नजर आई है। राज्य सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है, और यही वजह है कि शैक्षणिक संस्थानों को 12 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है। और इसकी वजह यह है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना के केस सामने आए हैं, बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से अभी फिलहाल के लिए 22 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। सोमवार को कोरोना के प्रभावों और उससे उत्पन्न स्थिति के निदान को लेकर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 17 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था, जिस पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जवाब दिया। मंत्री जी के बोलते ही 10 मिनट का भी यहाँ पर वक्त नहीं हुआ था कि विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और अपना विरोध जताना यहाँ पर शुरू कर दिया गया। इस बीच विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी की गई विपक्षी सदस्यों की तरफ से, और इसके साथ ही यहां से वॉकआउट भी कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने ये आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना की स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रही और मंत्री रटा रटाया लगातार जवाब दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही तल्ख होकर ये कहा गया कि इसके लिए आंदोलन करने वालों की भाषा और नारे सही नहीं हैं। सीएम ने कहा कि आंदोलन में इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समुदायों में टकराव भी हो सकता है। सभी जातियों का, सभी समुदाय का मान सम्मान करते हैं, और जब संविधान के अंदर या अलग अलग कानूनों के माध्यम से, कमीशंस के माध्यम से हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो SC ST है, चाहे वो ट्राइबल है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं काफ़ी समय से एक ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि जो जनरल कैटेगरी है या स्वर्ण आयोग के लोग हैं जो किसी भी और अन्य जातियों में जो है वो फॉल नहीं करते हैं या कैटेगराइजेशन उनकी नहीं हो पा रही है, उनको भी अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा अधिकार है। और जब हम सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बना रहे हैं, उनकी आवाज़ को रखने के लिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, तो निश्चित तौर से राजनीति से हटकर मैंने ये सोचा कि ये हमको इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। और अब खबर हरियाणा से है। हरियाणा में 90% बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये कहना है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि कोविड के चलते परिवहन व्यवस्था में खासा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि अभी भी लोग वॉल्वो में कम सफर कर रहे हैं, लेकिन जिन रूट पर यात्री हैं उन जगहों पर वॉल्वो चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने करी है कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ 50% में सवारी बैठेंगी और एक दिन के लिए जो रक्षाबंधन का दिन है उस दिन 15 साल का एक बच्चे के साथ और एक बहन जो राखी बांधने जाएगी, एक दिन के लिए छूट दी है कि रक्षाबंधन पे बहन हरियाणा रोड फ्री सेवा करेगा। बात आगे की करते हैं, कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।